हाँ तो बच्चों क्या हाल है आपके। चलिए आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ बायो की अगली क्लास लेकर। मैंने आप लोगों को पहला चैप्टर पढ़ाया था बायो का, जो था आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और इसमें हमने देखा था उस चैप्टर में कि दो तरह की, एक था अलैंगिक जनन एंड दूसरा था लैंगिक जनन। अब मैंने बताया था पिछले वाले क्लास में कि मैं अलैंगिक जनन किसको कहते हैं और लैंगिक जनन किसको कहते हैं। मैंने बताया था कि आपको अलैंगिक जनन के लिए एक जनक की आवश्यकता होती है। दूसरा क्या बताया था मैंने, जबकि जैसे लैंगिक जनन के लिए दो जनक की आवश्यकता होती है। उसमें आकार की तथा अनुवांशिकी से वो समान होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में भिन्नताएं पाई जाती है। वो एक सरल प्रक्रिया है जबकि लैंगिक जनन जटिल प्रक्रिया है। तो इसके बारे में मैंने पहले बताया था। अब दूसरे चैप्टर में है जो मैंने लैंगिक जनन के बारे में जो बताया था, तो दूसरे चैप्टर में हमें यही चीज यहाँ पे करनी है। यहाँ भी जैसे लैंगिक जनन है। अब दूसरे चैप्टर का नाम क्या है आपका, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अब ये पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन ये कैसे होगा। लैंगिक जनन अभी तक हमने देखा था कि देखिए जो भी पादप है, जो भी वनस्पति हैं, या फिर जो भी पेड़ पौधे हैं, वो सब कैसे जनन करता है। या तो टूटता है, बढ़ता है मुकुल के द्वारा, रीजेनरेशन के द्वारा, या फिर जैसे दो टुकड़ों में बंटकर। तो इस तरह जो है ना, टूट फूट कट कूट ऐसे करके जैसे उसकी जैसे वो अपने संतति को उत्पन्न करता है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, मतलब पुष्प वह वनस्पति वह पादप जिसमें आपको पुष्प लगते हैं, और पुष्प वाले पादप में लैंगिक जनन ये कैसे संभव है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि वो अलैंगिक जनन से हमें पुष्प को तो जैसे निकालना नहीं है। अलैंगिक जनन से हम कैसे निकालेंगे, जबकि हमें यहाँ पे पढ़ना है किसको है, लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन जब ये हम पढ़ेंगे तो सबको पहले तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि लैंगिक जनन है क्या। लैंगिक जनन क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले वाले क्लास में आपको बताया था कि लैंगिक जनन में कैसे कैसे क्या एक जटिल प्रक्रिया होती है, इसमें लंबे प्रोसेस होते हैं, लंबे समय वगैरह सब लगती है। ठीक है, तो इसी चीज को हमें पुष्पी पादपों में लेके जाना है। तो ऐसे यानी फूल जो भी है, जो भी पुष्प देने वाले पौधे हैं, उसमें लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन के लिए तो स्वाभाविक है, इसमें तो दो जनक चाहिए, एक मेल चाहिए एक फीमेल चाहिए। अब पुष्प में मेल फीमेल कैसे आएगा, थोड़ा सा आप सोच लीजिए कि मेल पुष्प कौन होगा, फीमेल पुष्प कौन होगा, फिर उसका युग्मक कैसा होगा, फिर उसके युग्मकों का हस्तांतरण कैसे होगा, आदान प्रदान कैसे होगा, फिर उसके युग्मनज कैसे बनेंगे। यहाँ तो इंसानों में या जीवों में था कि जैसे किसी न किसी रूप में ट्रांसफर होती थी, दो तरीके से ट्रांसफर होता था। एक तो जैसे बाह्य निषेचन होता था, एक ये हो जाता था आंतरिक निषेचन। तो किसी न किसी रूप में हमने बताया था कि उसका कैसे युग्मकों का ट्रांसफर होता है, फिर कैसे युग्मनज बनते हैं। युग्मनज भ्रूण का निर्माण करता है, भ्रूण क्या करता है, जीव का निर्माण करता है। तो ये चीजें हमें पुष्प फूलों में कैसे करना है, थोड़ा आप सोच कर देखिए कि क्या ये संभव है। अगर संभव है तो कैसे, अगर संभव है तो कैसे। अब ये है संभव है तभी तो हमें चैप्टर में दिया गया है 12 के चैप्टर नंबर 2 में कि ये चीज हमें पढ़ना है। तो स्वाभाविक है या तो यहाँ पे दो प्रोसेस होंगे, हर पुष्प के पास दो जननांग होंगे, हर पुष्प का जो पौधा होगा, जो वनस्पति होंगे, वह द्विलिंगी होगा, तभी तो ये संभव होगा ना। अगर एक अलग अलग सेपरेट लिंग वाले होंगे, अलग अलग जननांग वाले होंगे, तो फिर दोनों का निषेचन कैसे होगा, थोड़ा आप बता दो मेरे को। क्या करेंगे, एक को उखाड़ के दूसरे के साथ ज्वाइन करेंगे, संभव नहीं है। इसलिए इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं केवल आप लोगों का जैसे क्या कहते हैं एक सिंपल इंट्रोडक्शन क्लास लेने जा रहा हूँ ये चैप्टर नंबर 2 के बारे में, जिससे कि जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से तो उसमें आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइकलर। ये आइकलर आप लोगों को याद करना है, एक टॉफी आई थी एक्लेयर्स, उससे याद कर सकते हैं। हर कोई खाता था, कोई नहीं भी खाते थे। ठीक है, तो वो एक्लेयर्स से जो है ना कि आपको याद रहेगा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम आइकलर था। और आइकलर ने क्या किया था, इन्होंने ये पादप जगत को दो भागों में बांट दिया। अब ये दो भाग कौन कौन भागों में बांट दिया, तो अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारे आइकलर महोदय थे, इन्होंने जो पादप जगत को, वनस्पति को अंग्रेजी में आप प्लांट्स बोल सकते हैं, इसको दो भागों में बांट दिया। एक, अब दो भाग कौन कौन से बनेंगे, एक तो ऐसे बनेंगे जिसमें बीज हो,
जिसमें बीज हो, और एक ऐसे होगा जिसमें बीज नहीं हो। अब किसमें बीज है और किसमें नहीं बीज है, तो इन्होंने क्या किया कि ऐसे पहले दोनों को अलग अलग कर दिया। अब जिसमें बीज नहीं हो उसको बांट के अलग कर दिया, तो वो क्या हो गया, उसको क्या कहेंगे, जिसमें बीज नहीं है, क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस जिसमें बीज रहित, जिसमें बीज आपको बिल्कुल ना मिलेगा। और दूसरा ऐसे पादप को रखा गया जिसमें बीज हो, जिसे हम फिनेरोगैमस कहते हैं। आपको क्वेश्चन भी नीट में भी पूछ देता है, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देते हैं कि बीज युक्त पौधे को क्या कहा जाता है या बीज रहित पौधे को क्या कहा जाता है। तो फिर आपको याद रखना होगा कि जिसमें बीज है फिनेरोगैमस कहलाएगा, जिसमें नहीं है क्रिप्टोगैमस कहलाएगा। क्रिप्टोगैमस, अगर क्रिप्टोगैमस याद ना हो तो क्रिप्टो करेंसी आजकल जैसे प्रचलन में है, तो ये क्रिप्टो करेंसी से क्रिप्टोगैमस को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिप्टो जहां पे आ जाएगी तो समझ जाएंगे कि भैया ये क्रिप्टो में कुछ नहीं है, यानी बीज नहीं होती है, और फिनेरोगैमस में बीज होती है। यहां तक आपका क्लियर है। अब क्रिप्टो को भी जैसे 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि बिना बीज वाले भी तो कई तरह के होंगे ना, तो उसे 3 समूह में अलग अलग विभाजित किया गया है। तो पहला थैलोफाइट, दूसरा ब्रायोफाइट, तीसरा टेरिडोफाइट। तो ये जो भी है ये 3 समूह में बांटा गया है बीज रहित में, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। आपको अगर नाम याद रखने में दिक्कत है, थैलो ब्रायो, तो फाइट याद रख लीजिएगा, और फाइट के साथ आप एक कीजिए, फाइट से पहले एक में थैला जोड़ देंगे, थैलोफाइट हो गई। दूसरा में ब्रायोफाइट है, तो ब्रायो और अपनी बायोडाटा तो हर कोई बनाते हैं ना, तो जब ये बायो का बात आ जाए, और बायो आप लोग पढ़ रहे हैं, तो जब ये बायो पढ़ रहे हैं तो सब याद रख लीजिएगा, आप फाइट तो लगा देना है, तो बायोफाइट तो चलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रायोफाइट। और टेरिडोफाइट देखने से ही टेरिफिक, टेररिस्ट की तरह लगती है, तो जहां पे भाई जैसा माहौल लगता है, अरे टेररिस्ट, टेरिडोफाइट। तो ये हमारा जो है ये 3 भागों में इसको बीज रहित पौधों को, बीज रहित पादपों को, वनस्पति को, प्लांट्स को बांट दिया गया। अब बीज वाले में आ जाते हैं जिसको फिनेरोगैमस कहते हैं, और इसको 2 पार्ट्स, इसको 2 समूह में बांटा है। एक बांटा है जिम्नोस्पर्म और एक बांटा है एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में क्या अंतर है, पहले ये देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजी पौधे हैं, अर्थात इसमें फूल आपको नहीं मिलेंगे, और जबकि हमें पढ़ना क्या है, पुष्पी पादपों में, यानी हमें फूलों वाले पादप चाहिए, वैसे पादप, वैसे प्लांट चाहिए जिसमें फूल हो। और फूल वाले कौन है, एंजियोस्पर्म आवृत बीजी पौधे, पुष्पयुक्त पादप, पुष्पयुक्त पौधे, यानी जिसमें फूल लगा हो, वैसे पौधे जिसमें फूल लगा हो। तो हमारा चैप्टर जो है यही है, हमें जो भी पढ़ना है यही चीज पढ़ना है। कोई दिक्कत यहां तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, ताकि आप लोगों को समझने में और सुविधा हो। इसके बाद मैं इसे इरेज करता हूं। चलिए अब हम आ जाते हैं कि हमें इसमें एंजियोस्पर्म में अर्थात पुष्पी पादप में हम क्या पढ़ेंगे, तो हमें क्या क्या पढ़ना है पहले उसका एक देख लेते हैं, और उसी के अनुसार हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए हमें पढ़ने के लिए, पौधा चाहिए। कौन सा पौधा चाहिए, पुष्पी पादप, यानी वैसे पौधे जिसमें फूल हो, जिसमें पुष्प लगा हो। तो सबसे पहले हम क्या उठाएंगे, पुष्पी पौधा को उठाएंगे। और जो पौधा है, तो पौधा जब बढ़ेगा आगे, कंप्लीट होगा, तो फिर वो क्या देगा, तो वो हमें क्या देगा, वो हमें पुष्प देगा, अर्थात फूल देगा। और फूल कैसे देगा वो हमें, तो लैंगिक जनन के द्वारा देगा। क्लियर यहां तक। अब लैंगिक जनन पुष्प कैसे करेगा ये बताएं हमें, अगर आप लोगों को पता है तो। चलिए मैं बताता हूं आपको। वो पहले तो हमें उस पुष्प को लैंगिक जनन कराना पड़ेगा, और हम कैसे कराएंगे भाई, हमें कैसे पता है कि उसे लैंगिक जनन की कब आवश्यकता है, तो वो तो खुद करेगा ना।
कब करेगा, किस परिस्थिति में करेगा, कैसे करेगा, क्या होगा, उसके बाद क्या बनेगा, थोड़ा हम इसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, पुष्पी पौधा चाहिए। अब पुष्पी पौधा जो चाहिए तो क्या करेगा, वो फूल देगा। जब कंप्लीट हो जाती है, हम लोग पौधा खरीद के लाते हैं, छोटा सा गमला में लगाए या क्या कहते हैं दरवाजे पे जहां भी जमीन हो वहां पे लगाते हैं। तो पौधे का देखभाल करते हैं, वो पौधा एकदम छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर कितना बड़ा होता है, और फिर वो समय भी आती है जब उसमें छोटे 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 उसके आकार और फिर उसमें बदल जाए। तो पौधा क्या दे रहा है हमें, लैंगिक जनन के द्वारा हमें पुष्प देगा। और पुष्प में क्या मिलेगा, जो फूल है उस फूल में क्या है, दो पार्ट्स हैं। पुष्प में जो है इसको दो भागों में बांट दें। अब दो भागों में कैसे बांटेंगे, तो एक को हम क्या करेंगे, एम अर्थात मेल, और एक को फीमेल, यानी एक पुष्प को दो भागों में बांटा है, उसमें मेल भी होता है, फीमेल भी होता है। अतः हम कह सकते हैं कि पुष्प क्या है, द्विलिंगी पादप है। क्लियर। अब यानी कि दोनों लिंग फूल में मौजूद है। और वो क्या करेगा, उसको दो भागों में बांटा गया है, पहला है पुमंग और दूसरा है जयांग। पुमंग किसको बोलेंगे, नर वाले भाग को, जबकि जयांग हम किसे बोलेंगे, स्त्री वाले भाग को। अब ये पुमंग जो है, पुमंग की जो इकाई होगी, पुमंग की इकाई को क्या कहेंगे, पुमंग की इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। और सीधा सा बात है, पुंकेसर, पुसे पुंकेसर, पुसे पुल्लिंग, पुसे पुरुष, तो लगा लीजिए, तो ऐसे ही आपको क्लियर हो जाएगी। तो पुमंग की इकाई क्या कहलाएगी, पुंकेसर कहलाएगी, जबकि जयांग की इकाई स्त्री केसर। आप खुद देख लीजिए, स्त्री फीमेल, क्लियर हो गई। तो जयांग की इकाई क्या कहलाएगी, स्त्री केसर। अब ये जो है पुमंग जो है वो क्या करती है, उसको हम पुंकेसर कहते हैं। और पुंकेसर क्या करती है, परागकण बनाती है। और इधर पुंकेसर परागकण बनाएगी, तो स्वाभाविक है स्त्री केसर भी तो कुछ बनाएगी ना। तो स्त्री केसर क्या बनाएगी, बीजांड बनाएगी। अब ये परागकण क्या करेगा, परागकण जो है ना नर युग्मक बनाएगा, क्योंकि वो फीमेल है, सॉरी वो मेल है तो नहीं, जो मेल युग्मक बनाएगा तो वो दो ही नर युग्मक बनाता है। तो ये परागकण जो है आपको, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो नर युग्मक बनाएंगे। ठीक है। तो स्वाभाविक है जब ये दो बनाएगी तो फिर यहाँ पे जो स्त्री केसर जो बीजांड बनाती है, तो ये भी तो दो चीज बनाएगी ना, कंपटीशन किसी से कम थोड़े ना है। ठीक है। तो इन्होंने भी दो चीज बनाया, एक बनाया तो दो ध्रुवीय केंद्रक बनाया, और दूसरा अंडकोशिका या फिर मादा युग्मक कह सकते हैं। आप इसको नर युग्मक अगर ये बनाएगी तो स्वाभाविक मादा युग्मक ये भी तो बनेगी ना। और जब तक देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होगा तो फिर आगे का बात पड़ेगा कहां, निषेचन होगा कहां। जब निषेचन नहीं होगा तो यहाँ पे युग्मनज नहीं बनेगा, युग्मनज नहीं बनेगा तो फिर भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा, अरे तब देखिए संतति कहां से आएगी। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, परागकण ने क्या किया, दो नर युग्मक बनाया, और बीजांड ने क्या किया, मादा युग्मक बनाया। इसको आप अंडकोशिका भी कह सकते हैं। और इन्होंने एक चीज और बनाया, दो ध्रुवीय केंद्रक बनाया। अब देखेंगे दो ध्रुवीय केंद्रक का क्या काम है। मादा नर युग्मक का तो हमें पता है कि ये युग्मक को हम देखिए नर युग्मक के साथ मेल करेंगे, फिर देखिए युग्मनज का निर्माण होगा। चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे। हाँ जी, अब हमें यहाँ पे दो नर युग्मक है, ये दो नर युग्मक में से एक नर युग्मक को हम उठाएंगे, यहाँ पे डालेंगे एक नर युग्मक, और यहाँ पे दो चीज है, तो एक चीज हम यहाँ से उठ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो ध्रुवीय केंद्र। तो ये एक नर युग्मक को दो ध्रुवीय केंद्रक के साथ हम मिलाएंगे, दोनों को देखिए क्या कहते हैं, क्रिया करेगा जब दोनों, तो क्या होगा, एक नर युग्मक यहां से 1 प्लस और ये 2, तो क्या हो जाएगा, जब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे, और क्रिया क्या करेंगे, आप लोग बच्चे क्या कहते हैं ना समझ पा रहे ना, पता तो होगा ही होगा। तो जब दोनों क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण होगा, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण होगा। ये आप देख सकते हैं, प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक। तो ये दोनों, इसमें से एक और ये दोनों मिल गए, क्रिया कर लिए आपस में, तो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण। पोष को मतलब समझ लीजिए, पोष मतलब पोषण। तो वो पोषण कहां से आएगा, मतलब जैसे स्टोर कह सकते हैं, खाद्य स्टोर कह सकते हैं ना, खाने पीने का जो गोदाम हो जाता है ना, उसकी निर्माण करेगा। तो ये प्राथमिक
भ्रूण पोषक केंद्रक को, भ्रूण तो मतलब जानते हैं जो भ्रूण का निर्माण होगा उसको पोषण प्रदान करने के लिए एक स्टोर बन रही है यहाँ पे, या उसको वेयर हाउस भी कह सकते हैं, तो इसका निर्माण करेगा। अब बच गया यहाँ पे एक नर युग्मक। एक नर युग्मक ये तो हो गई। अब हम ले लेते हैं मादा युग्मक को, इन दोनों को जैसे क्रिया करवा देते हैं। तो जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, एक नर युग्मक और मादा युग्मक, ये और इसमें का एक, तो क्या बनेगा, और ये दोनों जब जैसे आपस में क्रिया करेंगे तो जाइगोट बना लेंगे। स्वाभाविक है, मैंने कहा भी था इससे पहले वाले क्लास में कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन होगा तो किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। अब ये युग्मनज का निर्माण जो होगा तो यहां भी तो वही चीज है ना, एक नर युग्मक यहां से आ गई और यहाँ वाले मादा युग्मक मिल गए। जब दोनों ने संलयन कर लिया तो युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण हो गया। अब ये जाइगोट क्या करेगा, आगे विकास करके वो भ्रूण बनाता है, मैंने पहले भी बताया था। तो यही जाइगोट आप देख सकते हैं यहाँ पे भ्रूण का निर्माण किया। अब स्वाभाविक है भ्रूण का तो निर्माण कर दिया, और जब तक भ्रूण में विकास नहीं होगा तो जैसे यहाँ पे जीव की उत्पत्ति, संतति की उत्पत्ति कैसे होगी, जब संतति की उत्पत्ति नहीं होगी तो भ्रूण का क्या काम। तो जब यहाँ पे युग्मनज बन ही गया तो स्वाभाविक है भ्रूण भी बनेगा। तो ये युग्मनज जो है यहाँ पे भ्रूण का निर्माण किया, और इसने क्या किया, जो प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक है इसने क्या किया, भ्रूण पोष का निर्माण किया। अब ये भ्रूण पोष यानी जैसे ये भ्रूण के लिए पोषण, भ्रूण के लिए जो खुराकी चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो उसकी जरूरत चीजें हैं उसके पोषण के लिए उसका निर्माण किया। और उसको निर्माण करने के बाद ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर कर देगा भ्रूण को, तभी तो भ्रूण विकास करेगा ना। और जब भ्रूण विकास नहीं करेगा तो फिर आगे की प्रक्रिया वहीं पर रुक जाएगी। तो इसीलिए उसको पोषण देना भी जरूरी है। ठीक है, आप भी देखते होंगे आपके घरों में जब जैसे क्या कहते हैं माँ बहन जो भी अगर प्रेग्नेंट होती है, जब उसके अंदर भ्रूण का विकास हो जाता है युग्मनज के बाद, तो फिर उसको अच्छे अच्छे पोषण दिया जाता है ताकि वो पोषण जच्चा और बच्चा दोनों को फायदेमंद हो। अगर उसको पोषण नहीं देंगे तो वो बच्चा जैसे तो विकलांग दिव्यांग कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए भ्रूण का विकास होना बहुत जरूरी है। और जब भ्रूण का विकास हो जाती है तो भ्रूण क्या करेगा, यहाँ पे तो जैसे क्या कहते हैं हम जीव के बारे में पढ़ नहीं रहे हैं कि वो जीव उत्पन्न करेगा, तो ये क्या बनाएगा, भ्रूण बीज बनाएगा। और बीज का क्या काम है वो तो आपको पता है। जब बीज तैयार हो गई तो बीज को हम मिट्टी में डालते हैं तो क्या होता है, पौधा निकलता है। तो वो बीज जो है फिर से जैसे पौधा निकाल देगा उसका, और वो पौधा क्या करेगा, फिर से उसमें जैसे वो लैंगिक जनन होगी और फिर से वो फूल देगा, और फूल को फिर दो पार्ट। तो ये प्रक्रिया जो है ये चलती रहती है। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ आप लोगों को है तो कृपया हमें कमेंट कर देंगे या फिर हमें मैसेज कर देंगे, मेरा नंबर पता है आपको, नहीं है तो अच्छी बात है, फिर इसको एंजॉय करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसको भी थोड़ा सा नोट कर लें, फिर मैं कुछ और बता रहा हूं। चलिए हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक पुष्प बनाना होगा। वैसे तो मुझे पुष्प बनाने आती नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो पुष्प के लिए क्या होता है, एक पेड़ नहीं निकालते हैं।
इसको तो क्या कहते हैं तो आपको पता है, ये ग्रीन कलर का देखते होंगे, हर फूल के नीचे कुछ इस टाइप से बना रहता है ना, तो इसको हम बाह्य दल बोलते हैं, बाह्य दल। और ये जो पंखुड़ी है, जो लाल हरा पीला जो खिला रहता है ना, जिसको हम फूल, जिससे फूल की ये पहचान होती है, अगर ये ना हो तो हम कह ही नहीं सकते कि ये फूल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अगर हम एक पंखुड़ी की बात लेंगे तो दल, और पूरे पंखुड़ियों को ले लेंगे, इसको इसको इसको, तो क्या हो जाएगा? दल पुंज हो जाएंगे। सभी पंखुड़ी क्या कहलाएगा? दल पुंज। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहां पे ये वाला भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और ये भाग जो है ये भी तो कुछ कहेगा, क्या कहलाएगा ये वाला भाग? वर्तिका। चलिए ये भी आ गई। अब क्या बच गई? हाँ, ये जिसपे फूल टिका हुआ है, इसको, ये क्या है? ये पुष्प का आसन है। ये जो भाग है जहां पे एक फूल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पुष्पासन, पुष्पासन। ठीक है, अब क्या बच गई? हाँ, कुछ तो अभी और बाकी है, एक ये और एक ये। तो ये क्या हो जाएगा? इसको तो हम ये फिलामेंट कहें या तंतु, और इसको बताइए परागकोश। पराग जो बाद में चल के यह परागकण का निर्माण करता है, और परागकण क्या करता है? परागकोश। ठीक ना? अब हम क्या करेंगे कि हम इसको ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं, ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब स्वाभाविक है, पुमंग, पुमंग। ठीक है, और इसी का नाम आप जैसे कोई पुंकेसर भी कह सकते हैं, पुमंग या पुंकेसर। तो स्वाभाविक है कि ये जैसे पुरुष वाला भाग है, ये भी पुरुष वाला भाग है, तो अगर अलग अलग करेंगे तो ये तंतु, ये परागकोश, और दोनों को मिला दिए तो पुमंग या, तो फिर, और ये जो है आपका कुछ अंदर में ऐसे रहता है, जब उसको हम बीच बीच से काटेंगे तो अब इधर क्या बच गया? ये हो गई, ये हो गई, ये ले लेते हैं, ये पूरा बीजांड। चलिए, अब हम ये दोनों को मिला लेंगे, तो हम या तो इसको बीजांड कहें या फिर स्त्री केसर। तो ये सारे पार्ट्स हैं आपके फ्लावर के। अब किसका क्या काम है, क्या कौन कौन सी क्रिया करेगा, किसको मिलने से क्या हो, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके फिर आगे की क्लास में ये चीज हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखें।